हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स के पोर्शन को हल करते हुए आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। आज उसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को हल करते हैं और उस बेसिस पे आपको एक अंदाजा देते हैं, एक आइडिया देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस हिसाब से आप उस पैटर्न पे तैयारी करिए ताकि आप जो है वो बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए आज का हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, two wire of same material with radii in ratio 2:1 and length 4:1 are stretched with force F1 and F2 to produce same change in length. The ratio of F1 and F2 is। दो संबंधी एक त्रिज्याओं तथा चार संबंधी एक लंबाई वाले एक ही पदार्थ के दो तारों में एक समान वृद्धि के लिए F1 व F2 बलों से खींचा जाता है। F1 रेशियो F2 होगा। 2019 मैथ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसमें जो कीवर्ड है वो ये है, सेम मटेरियल यानी एक ही पदार्थ। एक ही पदार्थ का मतलब हो गया कि यहां पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक दोनों तारों का सेम होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर। देखिए, फॉर्मूला ये कहता है y इक्वल टू FL अपॉन पाई R स्क्वायर डेल्टा L। ठीक है, अब जरा सोचिए उसने क्या क्या सेम कहा है। उसने कहा है कि एक ही पदार्थ है, मतलब y दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन बल जो है वो F1 F2 लगाया है। तो पहले वाले तार के लिए y तो y ही रहेगा और इसके लेंथ को L1 सपोज कर लेना है, रेडियस को R1 और डेल्टा L भी दोनों में कॉमन रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वायर के लिए F2 L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर डेल्टा L। अब दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर है तो दोनों के राइट हैंड भी बराबर हो सकते हैं। तो जब दोनों के राइट हैंड बराबर होंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, F1 L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर डेल्टा L इक्वल टू F2 L2 पाई R2 स्क्वायर डेल्टा L। ठीक है, डेल्टा L कॉमन है, कट कर दीजिए। आपको क्या चाहिए, F1 अपॉन F2 चाहिए तो F1 अपॉन F2 कर दीजिए। पाई से पाई भी कट गया, R1 चला जाएगा ऊपर और L1 आ जाएगा नीचे, यानी R1 बाई R2 का ये हो गया होल स्क्वायर और ये हो गया आपका L2 अपॉन में L1। अब दोनों का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात दो संबंधी एक है, मतलब R1 बाई R2 इक्वल टू 2:1 है। तो देखिए यहां पर F1 अपॉन F2 इक्वल टू 2/1 का स्क्वायर और लेंथ का क्या दिया है 4:1, यानी L1 बाई L2 दिया है 4:1, पर यहां तो हमारे पास L2 बाई L1 है, इसका मतलब 1/4। ठीक है, तो हो जाएगा 4/1 और 1/4 इक्वल टू 1:1। तो आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो होगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द अपर एंड ऑफ वायर ऑफ डायमीटर 8 mm एंड लेंथ 1 मीटर इज clamped and its other end is twisted through an angle 30 degree. The angle of shear is 8 mm व्यास तथा 1 मीटर त्रिज्या और 1 मीटर लंबाई के तार का ऊपरी सिरा कस दिया गया है और दूसरे सिरे को 30 डिग्री कोण पर ऐंठ दिया गया है। अपरूपण कोण होगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है इसका R थीटा इक्वल टू
एल फाई। ये जो फाई है यही है एंगल ऑफ शियर। फाई जो है यही है एंगल ऑफ शियर, मतलब अपरूपण कोण है। तो हमें क्या करना है, फाई इक्वल टू हो जाएगा आर थीटा अपॉन एल। अब क्या है, आर है रेडियस, लेकिन यहां तो डायमीटर दिया हुआ है यानी व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 mm, सॉरी 4 mm, mm को बदल लेते हैं मीटर में, -3। और थीटा कितना है 30, और लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 1 मीटर। उसको बदल, एक को एक ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, उससे कोई मतलब तो है नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 120, 30 चौके 120, 120 गुणे 10 की घात -3, इसका मतलब हो गया 0.12 डिग्री। ये आपका हो गया एंगल ऑफ शियर यानी अपरूपण कोण। फार्मूला ध्यान रखिएगा, आर थीटा इक्वल टू एल फाई। आर हो गई त्रिज्या, जो तार है उसकी त्रिज्या, कितने एंगल से इसको शियर किया गया, मोड़ा गया है, ये उसकी लेंथ, और ये है अपरूपण कोण। तो इस तरह से करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने mm को बदल दिया मीटर में, इसलिए मीटर को किसी में बदला नहीं, मीटर को 1 मीटर ही छोड़ दिया। एंगल जो दिया हुआ है उसको रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पीस ऑफ अ वायर ऑफ सेम मटेरियल have their length in the ratio 1:2 and diameter in the ratio 2:1. If these are stretched by the same force, their elongation will be in the ratio. एक ही धातु के दो टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 1:2 तथा व्यास 2:1 के अनुपात में है। यदि दोनों तारों को एक ही बल द्वारा खींचा जाता है तो उनकी लंबाई में वृद्धि का अनुपात होगा। 2018 मैथ्स का क्वेश्चन है ये। अब इसको हम लोग करते हैं। देखिए, इसमें भी एक टर्म हमको मिल गया, सेम मटेरियल। इसका मतलब हो गया कि यंग मॉडुलस सेम होने वाला है। तो सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, mg की जगह f कर लेते हैं। f, सॉरी गड़बड़ हो जा रहा है बार बार, FL अपॉन पाई। अच्छा, व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, तो हम लोग त्रिज्या को व्यास के पदों में लिखे, थोड़ा बड़ा लिखे, आप लोग को समझ में आए, d/2 का स्क्वायर और फिर डेल्टा L1। ठीक है, चूंकि व्यास के पदों में दिया है इसलिए d लिखे हैं, अदरवाइज पाई आर स्क्वायर जैसा कि पहला क्वेश्चन हुआ था, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ d1 कर दीजिए, L1 कर दीजिए, फोर्स सेम लगा है और यहाँ इलॉन्गेशन अलग अलग है, तो L1 L2 कर दीजिए। दूसरा जो है वो भी इसी तरीके से हो जाएगा, FL2 अपॉन पाई d2/2 का स्क्वायर डेल्टा L2। क्लियर है? दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर है तो दोनों के राइट हैंड बराबर दिखाइए। तो FL1 अपॉन पाई d1/2 का स्क्वायर डेल्टा L1। और इधर अच्छा, ये जो d1/2 का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इससे आसान हो जाएगा, इसको केवल d1 का स्क्वायर करिए और यहां नीचे 4 कर दीजिए। कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन इससे देखिएगा आसान कितना हो जाएगा। इधर हो जाएगा FL2 अपॉन में पाई d2 का स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा L2। ओके, अब कट पिट करना है। तो देखिए, 4 से 4, पाई से पाई, f से f। हमें क्या चाहिए? इलॉन्गेशन का रेशियो चाहिए।
यानी डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 चाहिए। तो यहां देखिए इसको उधर भेजना होगा, तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, ठीक। ये D2 है, नीचे जाएगा ऊपर और ये L2 आ जाएगा नीचे। इसका मतलब हो गया कि L1 बाई L2 और D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर कर दें, चलेगा, क्योंकि कोई दिक्कत तो है नहीं। अब L1 बाई L2 लंबाई में अनुपात दे रखा है 1:2 और व्यास का अनुपात 2:1 है, तो यानी D1:D2 जो है वो 2:1 है। यहां तो उल्टा है, D2 अपॉन D1 है, तो इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर और यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1/8। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा L1 रेशियो डेल्टा L2 इक्वल टू 1:8। ओके, क्लियर है? एकदम एक ही फॉर्मूले पे चल रहे हैं, ध्यान से अगर इसको समझ गए तो ये उम्मीद काफी हद तक बन जाएगा कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से कर लेंगे। अभी हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और किस पैटर्न पे बन सकता है उसको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कैन बी यूज्ड एज अ स्प्रिंग whose spring constant young modulus of wire equal to y, इतना दे रखा है। यानी हिंदी में बात किया जाए तो L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट, अच्छा यहां दोबारा A लिखा गया है, A अनुप्रस्थ काट तथा यंग मॉडुलस y वाले तार को स्प्रिंग की तरह प्रयोग में लाया जाता है। स्प्रिंग का नियतांक होगा, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि स्प्रिंग नियतांक क्या होता है। स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा होती है हाफ kx² होता है, ये k ही है जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, आप इतना जानते हैं। अब आइए हम लोग अपने वायर में ये काम करते हैं, तो u इक्वल टू हाफ Fx, ये हो गया उसमें वायर में संचित ऊर्जा। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से आप लोग, मैं यहां लिख देता हूं, u इक्वल टू 1/2 F अपॉन x, ठीक, F अपॉन x L अपॉन A और A x², ठीक है। इतनी चीजें आप समझिएगा क्योंकि इसी चीज में सारा काम हो जाएगा। अच्छा, एक L नीचे भी रहेगा क्योंकि L तो अपने मन से ला रहे हैं। X जो है वहां पर लेंथ में इंक्रीजमेंट है और यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, FL अपॉन A डेल्टा L लिखते हैं लेकिन यहां पर x लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर जो लंबाई में हम लोग इंक्रीजमेंट लिए हैं इसके अकॉर्डिंग वहां पर x लेना होगा। तो FL अपॉन AX मिलकर y हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, यहां पर देखिए u इक्वल टू 1/2 y A L और ये हो गया x², ठीक है, क्लियर है। अब इसको इससे तुलना करते हैं, इसको इससे तुलना कर देंगे, तो जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k इक्वल टू YA अपॉन L, ठीक है, YA अपॉन L। तो इस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट जो रहेगा वो आपका YA अपॉन L हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ ब्रास एंड आयरन आर 54 × 10⁻⁶ पर केल्विन and 36 × 10⁻⁶ per Kelvin respectively. They are supported between rigid wall. They are heated so that they have same rise in temperature and there is no bending. If the same thermal stress is developed in them,
द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास एंड आयरन इज। पीतल तथा लोहे के आयतन प्रसारत्व क्रमशः 54×10⁻⁶ प्रति केल्विन तथा 36×10⁻⁶ प्रति केल्विन है। ये दृढ़ दीवारों के बीच रखा गया है। ऊष्मा द्वारा ताप बढ़ाया जाता है ताकि उनमें झुकाव न हो, इसके लिए समान विकृति उत्पन्न हो सके विकृति हो सके। पीतल तथा लोहे की यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात होगा। तो सबसे पहले ये देख लो कि तार है तो उसमें हम आयतन प्रसार गुणांक की बात न करके उसके रेखीय प्रसार गुणांक की बात करेंगे, क्योंकि तार है उसकी लंबाई में वृद्धि हो सकती है। तो अब यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो y इक्वल टू होता है FL अपॉन AL, A डेल्टा L या स्मॉल l कर लीजिए, जो वृद्धि होती है। और आयतन प्रसार गुणांक जो होता है, ध्यान समझिएगा, आयतन प्रसार गुणांक जो है और रेखीय प्रसार गुणांक में क्या रिलेशन होता है? रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है वो आयतन प्रसार गुणांक का 1/3 होता है। यानी कि अगर हम इसको L से दिखाएं, लीनियर जो आपका लीनियर एक्सटेंशन होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंशन का 1/3 होता है। तो इस हिसाब से यहां पर देखिएगा, उसके पहले हम जरा यहां देख लेते हैं। सेम उन्हें सब सेम दिया गया है। बोल रहे हैं ना कि ताप बढ़ाया जाता है और दे आर हीटेड सो दैट दे हैव सेम राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब कि फोर्स देखिए यहां पर लंबाई में वृद्धि किसकी होगी? टेम्परेचर की वजह से, तो वही फोर्स का काम करेगा। मतलब कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि y प्रोपोर्शनल 1/Δl। ठीक है, क्लियर है? समझिए ध्यान से, तभी ये बहुत आसान से लग जाएगा, नहीं तो फिर आप इसमें फंस जाएंगे। अब ब्रास के लिए B लिख देते हैं और लोहे के लिए लिख देते हैं I। तो ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा Li। हमें क्या करना है? ब्रास से इसका निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं? YB अपॉन YI। तो ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Li अपॉन डेल्टा LB। अब डेल्टा L एक बार B के लिए निकाल लो, तो B के लिए 54 है, 54 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा भाई 18 इंटू 10⁻⁻6। इसी तरीके से डेल्टा LE निकालिएगा तो 36 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 3 करेंगे तो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रख देना है। तो ये E नहीं है, I है। 12 इंटू 10⁻⁻6 और इधर हो गया 18 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। वॉल्यूम से 3 का डिवाइड करेंगे तो लीनियर निकल जाएगा, यानी रेखीय निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है? कट कर दीजिए तो आ जाएगा 2/3। तो हम कह सकते हैं YB रेशियो YI इक्वल टू 2/3। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलास्टिक नेचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी ठोस, द्रव और गैस के लिए के प्रत्यास्थता के गुण के लिए कौन सा सही होगा ना। इसका हिंदी और इंग्लिश इतना तो सब लोग जानते हैं, इसलिए इसकी हिंदी नहीं लिखा। ओके, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ठोसों की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। उसे जब आप खींचेंगे तो पहले तो वो खिंचाएगा नहीं और छोड़ने पर वो तुरंत चला जाता है, क्योंकि आप 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, सॉरी 11th में, कि रबर की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो स्टील तो ठोस है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो इलास्टिक नेचर होता है वो आपका सॉलिड का होता है, फिर लिक्विड का और फिर गैस का। अक्सर ऐसा लगता है कि गैस को दबाने पर वापस वो अपनी जगह पर आ जाएगा, वो ऐसा फीलिंग आती है लोगों को कि गैस सबसे ज्यादा होता है, पर नहीं, सबसे अधिक सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है यंग मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी इज। एक पूर्ण अप्रत्यास्थ पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होता है यानी पूर्ण अप्रत्यास्थ, उसका यंग मॉडुलस होता है 0। ठीक है, 0, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड हुक with the help of a massless wire of length L and area of cross section A. If the Young modulus of wire is Y, then find the frequency of oscillation in vertical line of body which can be started by pulling the body L and release it. एक L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के भारहीन तार पर स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड किसी स्थिर खूंटी से लटकाया गया है। यदि तार को L लंबाई तक खींचकर छोड़ दिया जाए तो दोलन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तार का यंग मॉडुलस Y है। तो देखिए, समझिएगा इसको। मान लीजिए पहले ये तार पे कोई पिंड नहीं लटका हुआ था, ये तार है, इस पे कोई पिंड नहीं लटका हुआ था, तब इसकी लेंथ थी कैपिटल L। ठीक, अब पिंड लटका दिया गया स्मॉल m द्रव्यमान का, तो उसके वजह से इसकी लंबाई कुछ बढ़ेगी। मान लीजिए कि यहां आ गया पिंड और इस केस में इसकी लंबाई बढ़कर कितनी हो गई, L प्लस एक्स हो गया। अब कह रहा है, अच्छा इस दौरान अब ये पिंड अभी तो नीचे जा नहीं रहा है, नहीं ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये जो टेंशन T है और नीचे mg, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी T बराबर mg। इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आता है, यहां से हम निकाल लेते हैं यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। तो यंग मॉडुलस के लिए क्या हो जाता है, आपका यहां बल का काम कर रहा है T, तो T अपॉन A और x अपॉन L, या हम इसको कह सकते हैं कि TL अपॉन AX, और यहां से T की वैल्यू अगर निकाली जाए तो YAX अपॉन में L हो जाएगा। ओके, इसको कर दीजिए इक्वेशन 2। इसके बाद इसको नीचे की ओर खींचकर छोड़ा जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, इसको नीचे की ओर खींचा जा रहा है L लंबाई तक। तो यहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा, यानी प्रत्यानयन बल, और वो प्रत्यानयन बल जो होगा, अच्छा उसके पहले एक काम कर देते हैं, इसको T mg के इक्वल है तो mg भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, mg लिख दिया। अब हमारे पास जब लगाएंगे रीस्टोरिंग फोर्स, यानी जब उसको खींचकर छोड़ेंगे, तो जो प्रत्यानयन बल होगा F डैश, वो हो जाएगा T डैश माइनस आपका mg, T डैश माइनस mg। T डैश देखो T तक था तो L तक था यहां पर। ठीक है, यानी उसकी लेंथ में कितना जो हो रहा था, जब T हम लोग यहाँ निकाले थे तो YAX अपॉन L था, लेकिन अभी लेंथ L और नीचे खींच कर छोड़ा गया है, तो T डैश की वैल्यू हो जाएगी YAX प्लस L अपॉन में L। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस mg की वैल्यू तो भाई सिंपल दिख रहा है, YAX अपॉन में L। यहां से F डैश की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो है YAL अपॉन में L। इतना हो जाएगा, क्लियर है, इतनी वैल्यू आ जाएगी F डैश की। अब अगर पिंड जो है वो सरल आवर्त गति कर रहा है, इसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग तो सरल आवर्त गति ही करता है, तो सरल आवर्त गति में फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर L, जितनी लंबाई में वृद्धि हुई रहे। और ये भी F है और ये भी F है, F डैश सपोज करिए, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो YAL अपॉन में L इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L। ठीक है, L से L कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास सिर्फ एक काम बचा हुआ है, यहां से हमें निकाल लेना है F की वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, YA अपॉन ML,
और ओमेगा को हम लोग, या ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट वाई ए अपॉन एम एल। ठीक है भाई, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, और हमें एफ ही तो चाहिए, तो एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट वाई ए अपॉन एम एल हो जाएगा। ओके, क्लियर है, एकदम बढ़िया समझ लीजिए इसको। पहले कोई पिंड नहीं लटकाए थे तो लंबाई एल थी, फिर पिंड लटकाए, बस लटका के छोड़ दिया तो कुछ वृद्धि हुई, लेकिन इस समय पिंड दोलन नहीं कर रहा है, तो जितना तनाव ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही जो उसका भार है mg नीचे की ओर, तो t इक्वल टू mg दिखा दिया। फिर यहाँ से यंग मॉडुलस निकाल लिया, यंग मॉडुलस से t तक पहुंचे, यहाँ से t, आप चाहो तो सीधे t की जहाँ पर mg रखो तो यहाँ से mg निकल जाएगा। फिर क्या करना है, जब उसको l लंबाई खींच कर छोड़ दिया तब नया टेंशन हो गया, और चूंकि अब पिंड नीचे खींचे हो तो पिंड ऊपर जाएगा, यानी टी डैश जो है वो खींच लेगा, तो इसमें से ये माइनस करोगे और वो प्रत्यानयन बल के बराबर होगा। जब तक पिंड को खींचा नहीं गया था तब तक वाई ए एक्स अपॉन एल था, लेकिन खींच दिया गया तो कितनी वृद्धि हुई, एल की। इसमें से mg की वैल्यू ये पड़ी हुई है, माइनस कर दीजिए, एफ डैश निकल गया। सरलावर्त गति के लिए बल का फॉर्मूला ये है, दोनों को इक्वल दिखा के एफ की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस वाई, बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा इज, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक y, आयतन प्रत्यास्था गुणांक k और दृढ़ता गुणांक ईटा में संबंध है। तो ये 4 ऑप्शन है जिसमें से, अच्छा एक चीज देखिए, हम लोग को ये पता है कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है, 9 अपॉन इक्वल टू 3 अपॉन ईटा इक्वल टू 1 अपॉन k। अभी यहां क्या किया, ऐसा कोई रिलेशन दिया नहीं है, पर एक चीज दिख रहा है कि उसने 3 से सबको डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करिए, तो यहां 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा भाई, 3 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 3, और यहां 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और यहां 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट इलास्टिक, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन है आयरन, कॉपर, क्वार्ट्स और वुड। लोहा, तांबा, क्वार्ट्स और लकड़ी, इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो। आप तो इससे जो भी आपका फायदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, साथ में और लोगों का भी फायदा हो जो ये सुविधा नहीं ले सकते। तो दोस्तों लॉकडाउन में हम लोग सिर्फ यही मदद कर सकते हैं कि शिक्षा का दान कर सकते हैं। आप लोग भी तमाम लोगों को जोड़िए, इससे आप में भी कंपटीशन की भावना रहेगी और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।